हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति हूँ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ईयर पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम MPSC 7 यानी कि भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति, सोशल मोमेंट्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इग्नू सेकेंड ईयर की जो ये बुक है, इसके चैप्टर 17 के बारे में बात करेंगे, जो हमारा है सामाजिक आंदोलन और लोकतंत्र, एक मूल्यांकन। आज हम सामाजिक आंदोलन और लोकतंत्र के मध्य क्या संबंध है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये जो है आज का जो चैप्टर है, ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले के जो 16 चैप्टर है वो मैंने आपको करवा दिया है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से मेरी वो वीडियो जो है देख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। आज हम जानेंगे कि जो लोकतंत्र है इसका मतलब क्या होता है। तो लोकतंत्र का मतलब होता है भागीदारी। ये भागीदारी राजनीतिक प्रणाली में जनता द्वारा जनता के लिए ही की जाती है। अर्थात लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरकार का निर्माण जनता के द्वारा किया जाता है। जैसे हम सबको पता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी है और यहाँ की जो जनता है वो अपनी सरकार खुद चुनती है चुनाव के द्वारा। तो लोकतंत्र का मतलब होता है भागीदारी, जनता के लिए जनता का शासन। सरकार अगर जनता की आशाओं को पूरा नहीं कर पाती तो जनता उस सरकार को हटा देती है और उसकी जगह नई सरकार का गठन करती है। लोकतांत्रिक प्रणाली को जो है सर्वश्रेष्ठ या दुनिया में सबसे अच्छा जो है माना जाता है। सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें समाज के हर व्यक्ति को अपना यथासंभव विकास करने का और गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो है अवसर मिलता है। आई होप कि आपको लोकतंत्र का अर्थ जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर जो है मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। अब हम लोकतंत्र के जो 3 घटक है उसके बारे में देखेंगे। लोकतंत्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? राजनीतिक संस्था, राजनीतिक प्रक्रिया और संतोषजनक कार्यवाही। अब हम इन तीनों को एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम राजनीतिक संस्था को देखेंगे। तो राजनीतिक संस्थाओं में हमारी जो है संसद आती है, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आदि, ये सारी चीज़ें हमारी राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। ये राजनीतिक संस्थाएं कार्यपालिका के माध्यम से जो है अपना कार्य पूरा करती है। द्वारा लोकतंत्र अपनी संस्थाओं द्वारा ही पहचानी जाती है। ठीक है, लोकतंत्र के अंदर बहुत सारी संस्थाएं होती है और इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से जो है लोकतांत्रिक जो प्रणाली है वो पहचानी जाती है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, अनेक राजनीतिक दलों में सत्ता प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धा, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता या फिर संघ बनाने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, ये सारे जो है लोकतांत्रिक प्रणाली में जो है प्रमुख स्थान रखते हैं। ये संस्थाएं लोकतंत्र के आदर्शों और सिद्धांतों के आधार पर ही काम करते हैं। ये जितने भी मैंने आपको संस्थाएं बताई हैं, ये सारी जो संस्थाएं हैं ये लोकतांत्रिक जो आदर्श होते हैं या जो सिद्धांत होते हैं इसी पर जो है काम करती है। ये संस्थाएं नागरिकों से संबंधित सारे क्रियाकलाप का मार्गदर्शन करती है। लोकतंत्र की संस्थाएं समग्र जनता के लिए जनता की तरफ से जनता के कल्याण के लिए काम करती है। ये जो संस्थाएं होती है ये लोगों के लिए, लोगों की तरफ से जो है लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। जब जनता इनके क्रियाकलापों से निराश होती है, अगर जनता ये जो राजनीतिक संस्थाएं हैं इसके कार्यों से निराश होती है तो जनता क्या करती है? अगले चुनाव में सरकार चेंज कर देती है या इन संगठनों को दूसरे चुनाव में बदल देती है। ठीक है, तो ये हमारी राजनीतिक संस्थाएं थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जो अभी मैंने आपको बताया, ये सारी संस्थाएं राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही अपना सारा काम जो है पूरा करती है। राजनीतिक प्रक्रिया
इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत जो विधि का शासन है उसके अनुसार ही जो संस्थाएं होती है इनको काम करना होता है। ठीक है कि लोकतंत्र में ये ज़रूरी होता है कि लोकतंत्र की सारी संस्थाएं चाहे कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो वह निरंकुश नहीं हो सकती। लोकतंत्र के अंतर्गत जितनी भी संस्थाएं हैं वो बेशक से कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो पर उसको निरंकुशता का जो है अधिकार नहीं है, वो निरंकुश नहीं हो सकती। इस तरीके से जो है उसको बनाया गया है। अतः लोकतंत्र में ये माना जाता है कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे के अधिकारों को नियंत्रित और संतुलित रखते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर जो है नज़र रखते हैं। और जो लास्ट और थर्ड पॉइंट हमारा है वो है संतोषजनक कार्यवाही। लोकतंत्र में किसी भी प्रकार से धार्मिक दुर्भावना, जातीय असमानता और हितों से प्रेरित होकर काम करने की मनाही है। लोकतंत्र में किसी भी जाति या किसी वर्ग या धर्म के लोगों के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता, उन्हें घिन की नज़रों से नहीं देखा जा सकता जैसे कि पहले होता था। ठीक है, लोकतांत्रिक संस्थाओं का जो मुख्य लक्ष्य होता है वह होता है कि जनता की जितनी भी आशाएं हैं या फिर जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना, जनहित में साकार करे, ना कि जनता के किसी एक भाग के लिए काम करे। लोकतंत्र के अंतर्गत जो सरकार होती है वो केवल एक किसी विशेष वर्ग के लिए काम नहीं करती बल्कि सरकार के लिए सभी लोग एक समान होते हैं और सरकार जो है सभी लोगों के लिए काम करती है। अब हम देखेंगे लोकतंत्र में जो राजनीति है उसका कैसा स्थान है। बिना हम लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। राजनीति का मतलब होता है आपसी संघर्ष और विवाद। लोकतंत्र से उम्मीद की जाती है कि सामाजिक संघर्ष और विवादों का उचित हल निकाले। राजनीति के बारे में कहा जाता है कि सभी प्रकार के संघर्ष और विवाद राजनीति के विषय है, पर संघर्ष और विवाद ही राजनीति के विषय नहीं है बल्कि इसमें संघर्ष और विवादों का हल भी जो है सुझाया जाता है। फिर से समझा दूँ जो राजनीति है, ठीक है, राजनीति के बिना हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। बिना राजनीति के लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, और वैसे कुछ लोग हैं उनका कहना है कि जो राजनीति है उसमें केवल संघर्ष और विवादित जो विषय होते हैं वही आते हैं। ठीक है, और लोकतंत्र से उम्मीद की जाती है कि सामाजिक संघर्ष और जितने भी विवाद है उसका उचित हल निकाले। और राजनीति के बारे में ये कहा जाता है कि जितने भी प्रकार के संघर्ष और विवाद हैं ये राजनीति के विषय हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पर क्या होता है कि जो संघर्ष और विवाद है ये सिर्फ राजनीति का विषय नहीं है, राजनीति के अंतर्गत ये संघर्ष और जो विवाद होते हैं इनका भी हल ढूंढा जाता है। और ये हल कैसे ढूंढा जाता है, ये हल संसाधन जितने भी है, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज है उनका उचित आवंटन करके, उनका उचित वितरण करके, किसी के साथ भेदभाव ना करके सबको समान रूप से जो है वितरित करके जो है इसका हल निकाला जाता है। मुख्य केंद्र राजनीति को ही अपना मुख्य केंद्र बनाता है और समाज के सत्ता से संबंधित होने वाले विवाद का निपटारा करता है। वैसे तो लोकतांत्रिक प्रणाली को जो है आज दुनिया में जो है सबसे अच्छी प्रणाली माना जाता है, सबसे अच्छी राजनीतिक प्रणाली माना जाता है, लेकिन इसके अंदर ये जो लोकतांत्रिक प्रणाली है इसके अंदर भी कुछ विरोधाभास होते हैं। और इन विरोधाभास के कारण क्या होता है, इन विरोधाभास के कारण जो है सामाजिक आंदोलन होते हैं। हमारे कुछ विचारक हैं उनका कहना है कि जो लोकतंत्र है और सामाजिक आंदोलन है वो साथ साथ रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? क्योंकि सामाजिक आंदोलन लोकतंत्र में सामाजिक परिवर्तन लाने में सक्षम साबित होते हैं। अगर सामाजिक आंदोलन होगा, सामाजिक आंदोलन कब होगा? जब लोग अपनी जो सिचुएशन है उससे जो है संतुष्ट नहीं होंगे और उस सिचुएशन में परिवर्तन की कोशिश करेंगे। अगर सिचुएशन में परिवर्तन आएगा, लोग क्यों परिवर्तन की मांग करेंगे? जिसके लिए वो आंदोलन करेंगे। अगर सामाजिक आंदोलन होगा तो समाज में क्या होगा? परिवर्तन होगा।
तो जो सामाजिक आंदोलन हैं ये क्या करते हैं, लोकतंत्र में जो है सामाजिक परिवर्तन लाने में सक्षम है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो भारत में अनेक सामाजिक आंदोलन जो हुए हैं उन्होंने भारत का जो लोकतंत्र है इसको मजबूत किया है। जैसे भारत में जो आरक्षण आंदोलन हुए हैं, महिलाओं द्वारा जो आंदोलन हुआ है, पर्यावरण आंदोलन, पिछड़े वर्ग ने जो आंदोलन किया, मछुआरा आंदोलन, इन सारे आंदोलन ने क्या किया, भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में जो कमियां थी, जो खामियां थी, उनको दूर करने में मदद पहुंचाई है। भारतीय सामाजिक लोकतांत्रिकरण में सामाजिक आंदोलन का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक आंदोलन के कारण ही जो पिछड़े या फिर जो अनुसूचित जाति या जनजाति के जो लोग हैं, इनमें क्या हुआ, इनमें चेतना जागी। लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग राजनीति होता है। ठीक है, जब तक समाज के सभी वर्ग में चेतना उत्पन्न नहीं हो जाती तब तक लोकतांत्रिक प्रणाली का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं होता। लोकतंत्र में राजनीति चेतना उत्पन्न करने में सामाजिक आंदोलन का जो है पूरा योगदान होता है। ये चेतना अपनी मांग या अपने वर्ग के जो अधिकार होते हैं उनके रूप में जो है उत्पन्न होते हैं। लोग जो है क्या करते हैं, वो अपने अधिकारों की मांग करने लगते हैं, या जो अपना वर्ग विशेष होता है उनके लिए अधिकारों की मांग करते हैं। वो अपने लिए अधिकारों की मांग कब करेंगे, जब उनमें जो है चेतना उत्पन्न होगी। ठीक है, जैसे ही उनमें चेतना उत्पन्न होगी, अपने अधिकारों के बारे में वे जागरूक होंगे, वैसे ही वे जो है अपने अधिकारों को लेकर जो है मांग करने लगेंगे। इन जन आंदोलन को अनेक राजनीतिक जो दल होते हैं उनको वोट बैंक के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसीलिए जो है बहुत सारे राजनीतिक दल इन जन आंदोलन को जो है संरक्षण प्रदान करते हैं। लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि सबका समान जो जितने भी लोग हैं सबको जो है समान राजनीतिक अधिकार मिले, सबको आजीविका और खाने पीने का सामान मिले। सामाजिक आंदोलन किसी न किसी प्रकार से लोगों में व्यक्त असंतोष को लेकर या फिर असमानता को लेकर ही किया जाता है। जब लोगों में असमानता की भावना पनपती है तो वे खुद को औरों से जो है औरों के बराबरी पर जो है लाना चाहते हैं, जिसके लिए क्या करते हैं, वो आंदोलन करते हैं। सामाजिक आंदोलन करने वाले चाहते हैं कि उस वर्ग विशेष को जीवन यापन की वे सारी सुविधाएं मिले जो अन्य वर्ग को प्राप्त है। भारत में सामाजिक आंदोलन द्वारा ही गरीबों को यथाशीघ्र अधिकार दिलाने में मदद मिली। सामाजिक आंदोलन का लोकतंत्र में महत्वपूर्ण स्थान है, ये आपको मैंने बता दिया था। सभी प्रकार के सामाजिक आंदोलन जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है इस चीज़ को बढ़ाए, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे सामाजिक आंदोलन हमारे देश में ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है इसमें रुकावट डाली है। सामाजिक आंदोलन ऐसे होते हैं जिसमें अहिंसा का प्रयोग किया जाता है, इसमें हिंसा नहीं किया जाता। पर कुछ सामाजिक आंदोलन ऐसे हैं जिसमें हिंसा का यूज़ होता है, क्योंकि जो सामाजिक आंदोलन है वो बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ में विरोध प्रदर्शन, विद्रोह, तोड़फोड़, चक्का जाम आदि ये सब तरीक़ों का जो है यूज़ किया जाता है। और इन तरीक़ों को जो कुछ विद्वान हैं वो सामाजिक आंदोलन का दर्जा नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि उनका जो कहना है कि ये जो सारे तरीके हैं इसका जो यूज़ है वो समाज में परिवर्तन लाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि जब तक सामाजिक आंदोलन में सामाजिक परिवर्तन की बात ना हो तब तक उसे हम सामाजिक आंदोलन नहीं कह सकते। लोकतांत्रिक प्रणाली में अनेक प्रकार के सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन के लिए होने वाले आंदोलन के विरोध में हुए हैं। इनको कुछ विचारक सामाजिक आंदोलन नहीं मानते, भले ही ये आंदोलन सफल हुए हो। ठीक है, तो कुछ सामाजिक आंदोलन ऐसे भी होते हैं जो समाज में होने वाले जो परिवर्तन है उसके विरोध में होते हैं, वो नहीं चाहते कि वो वाला परिवर्तन हो। और ऐसे ही आंदोलन को, बेशक से ये आंदोलन सफल ही क्यों ना हुए हो, पर ऐसे आंदोलन को कुछ जो विचारक है वो सामाजिक आंदोलन का दर्जा इस चीज़ को जो है नहीं देते हैं। तो भारत में आरक्षण के समर्थक आंदोलनकारियों के विरोध में स्वर्ण जातियों के छात्रों ने आरक्षण विरोधी आंदोलन किया, लेकिन उनको भारतीय संदर्भ में सामाजिक आंदोलन का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि इससे सामाजिक परिवर्तन जो है नहीं होता। सामाजिक परिवर्तन में जो है इससे बाधा ही पहुंचती। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर जो है हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सामाजिक आंदोलन और लोकतंत्र के बीच में जो संबंध है, ये चीज़ें आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई जो है कर दूँगी। और हमारा आज का ये लास्ट चैप्टर था। इसके बाद आपकी जो MPSC 7 का जो बुक है वो पूरा कंप्लीट करा दिया है मैंने। अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है इस बुक के रिगार्डिंग तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। और आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।